दिया गया है जो कि हम लोग पहले पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा आपसे पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, अर्थात कितने भाग में विभाजित किया गया है। यहां पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहां पर देखो दिया गया है, कह रहे 16, 24, 25 और आपका 22। जवाब कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर डी नंबर, आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा संविधान संशोधन जो आपको दिया गया है ये किस भाग में दिया गया है। यहां पर 2 का जवाब देना है। 2 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए 2 का जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है। चलिए देखिए यहां पर संविधान संशोधन जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और यहां पर आपका जवाब 2 का हो जाए कौन सा। 2 का सही जवाब बताइए भाई, 2 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। भाग जो आपका दिया है कौन सा, यहां पर सी, मतलब भाग 20 में ये आपका है जिसमें से संशोधन प्रक्रिया आपकी है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला दिया गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है, ये प्रावधान जो आपके हैं ये किस भाग में दिए गए हैं। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 3 का जवाब देना है। चलिए तो देखो यहाँ पर भाग संबंधी है और डेली यहाँ पर आपका क्लास होती है, तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब बनेगा ए नंबर। ये आपके है भाग कौन सा, यहाँ पर आपका 9 में, तो जवाब आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है, भाग 11 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान आपके दिए गए हैं। मतलब कह सकते हैं अस्थायी तौर पर आपके संक्रमणकालीन और उसके लिए विशेष उपबंध जो दिए गए हैं वो आपको जो दिए गए हैं ये आपके कौन से भाग में। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर में। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है 4 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी। ये आपके भाग 21 में, कितने हैं, भाग 21 में, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 3 सोपान मतलब कह सकते हैं, हमने बताया था जो आपका खंड होता है उसे सोपान भी कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये जो आपको दिया गया है पंचायत संबंधी, ये आपके किस भाग में है, तो ये है आपके भाग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, जयराम जी, पटेल जी। चलिए यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखो यहाँ पर दिया है नगर पालिका, है ना, नगर पालिका दिया है, तो भाई बताइए नगर पालिका जो आपका दिया है ये किस भाग में दिया गया है। 6 का जवाब देना है। 6 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर कविता भारती जी का कहना है। तो भाई कंफ्यूज इसलिए कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जब पॉलिटी पढ़ने थे तो भाग तो पढ़ते नहीं है इसलिए, और छोड़ भी देते हैं, और टीचर भी होते हैं तो वो भी इसे छोड़ दिया करते हैं, इस कारण ये टफ हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर टफ है तो पढ़ना तो पड़ेगा, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए तो क्या करोगे। ठीक है ना, चल गला भी हमारा बैठ गया है अब। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ पर है, तो 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपके चतुर्थ भाग में है। चतुर्थ भाग में है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, आपका ये हो जाएगा। अगर आप लगा रहे हो तृतीय भाग, तो तृतीय भाग में आपके मौलिक अधिकार है भैया, तीसरे भाग में क्या है, तो आपके मौलिक अधिकार है, तो ये तो होगा नहीं है, उसके आगे कौन है, चतुर्थ भाग ही तो है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि संविधान के किस भाग में निम्न में से किसका वर्णन है। यहाँ पर दिया है संविधान के भाग 1 में जो वर्णन किया गया है, भाग 1 में जो वर्णन किया गया है, ये किसका दिया गया है। चलिए भाग एक में आपसे कहा गया है कि भारत जो आपका है ये राज्यों का क्षेत्र और संघ है, मतलब संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। गारंटी मूल आपके दिए गए हैं, ये किस भाग में है,
तो यहाँ पर गारंटी मतलब क्या होते हैं भैया, मौलिक अधिकार आपकी गारंटी है ना। मौलिक अधिकार जो आपके हैं ये आपके अधिकार है, ये गारंटी वाले अधिकार है ना। ये क्या होते हैं ना, वारंटी वाले नहीं है, ये गारंटी है। तो याद रखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ये कभी खत्म नहीं करेंगे आपके, हाँ जब आपके आपातकाल सिस्टम होते हैं तब भले ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। देखो यहां पर आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे मूल कर्तव्य जो आपके रसिया से लिए गए हैं। और ये जो मूल कर्तव्य मिलेंगे ये कहां पर मिलेंगे, तो भाग 4 के का में, किसमें, भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि आपके रसिया से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। यहां पर देख सकते हैं भाग 4 है, और भाग 4 जो है ये किसके बारे में बताता है। अभी हमने बताया कि भारत के जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं इनके बारे में बताया गया है, जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। देखो दिया गया संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है संविधान के किस भाग में है। कभी आपको सही मतलब कह सकते हैं, कह रहे हैं सर यहाँ पर सत्या सिंह सर बहुत गदवाद हो रहा है, इनेट इमेज भी और भी पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पर भारतीय संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, संघ व्यवस्था जो आपकी की गई है कार्यपालिका के बारे में वो आपके भाग 5 में। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया गया, देखो कभी सरल भी मिलता है तो कभी कठिन भी मिलता है। सरल पढ़ लोगे तो भैया फिर क्या होगा, फिर एग्जाम में सरल नहीं मिलेगा, वहां पर भी क्या होगा, थोड़ा सा आपको कठिन मिलेगा, है ना। इस कारण से भैया सरल और कठिन दोनों पढ़ना पड़ेगा। और सरल और कठिन समझ के अगर भाग जाओगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के समय आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप अपने पछताओगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख जो किया गया है ये किस में किया गया है, तो आप याद रखिए भाग 2 में नागरिकता संविधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी आपको दिया गया है, जिसमें से आपका आर्टिकल यहां पर कह सकते हैं बोला गया है कि जो आपकी नागरिकता है किस प्रकार से अर्जित हो सकती है, किस प्रकार से हटे जा सकती है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। सुमेलित कर लीजिए भाई, कौन सा यहाँ पर संविधान आपका भाग है जो उससे आपके संबंधित आपका दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का भाग ये वाला जो आपका है किससे है, संघ क्षेत्र से है। अच्छा, संघ क्षेत्र से है या दूसरा है, तो यहाँ पर देखो संघ क्षेत्र से नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। यहाँ देखो पंचायती से होगा, ये होगा कौन सा, ये पंचायती आपका है। और इसके बाद 8 वाला जो भाग है, 8 वाला जो भाग है वो किस में जाएगा, ये संघ वाले में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका पड़ता है 4 का ए में, और ये 4 का ए में जो आपका जाएगा ये कहाँ पर जाएगा, तो ये चला जाएगा मूल कर्तव्य आपके हैं, और बच्चा जो आपका है वो आपका नगर पालिका में। मतलब यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। देखो सबका आ गया जवाब। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो आपकी अनुसूचियां हैं वो आपकी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, अनुसूचियां आपकी आ गई हैं। संविधान की जो अनुसूचियां हैं, तो कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए 1 का सही जवाब क्या बनेगा, तो 1 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं, कितनी है, पहले आपकी हुआ करती थी 9, इसके बाद 4 जुड़ चुकी हैं, तो 9 3 12, 3 बढ़ चुके हैं, तो आपकी 12 हो गई हैं। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखो आपसे पूछा है जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में आपकी थी वो आपकी कितनी थी, प्रारूप समिति मतलब स्टार्टिंग में जो आपकी थी वो आपकी कितनी थी। यहां पर आपका सवाल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जवाब, चलिए 2 का जवाब दीजिए भाई, जब जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए बी आ रहा है, बा ही आ रहा है, 8 भी थी, सही बिल्कुल सही है। उसमें आपकी 8 थी, 8 के बाद 4 हुई थी ना, 8 पहले देखो अब वर्तमान में कितनी 12 है ना, तो कह सकते हैं कि 4 बढ़ी थी तब आपकी 12 हुई थी, मतलब 4 की एक्स्ट्रा आपकी बढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, मूल जो आपकी थी 8 थी, अब हो गई है 12, मतलब 4 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना, चलिए क्योंकि 9 10 11 12। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान आपका पारित किया गया
उस समय आपकी कितनी थी, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 8 थी। ठीक है, अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये भी क्वेश्चन वही है मूल संविधान में, तो आपका जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो आपकी जोड़ी गई थी, ये आपके किस संविधान संशोधन के तहत आपकी जोड़ी गई थी, यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो आपका हुआ था 1951 में संशोधन हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखो आपको दिया गया 52 और 52 हमने बताया गुणा करिए तो 10वीं अनुसूची आपकी होती है, जिसमें से आपका दर बदल कानून आपको पारित किया गया था, तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 10वीं हमने बताया था कि आपके 92वें संशोधन में जो आपके दर बदल हुआ आपका है, वही सिस्टम आपको दिया गया है, बी नंबर। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखो 73वें संविधान संशोधन आपसे पूछा है और इसमें से बोला गया था कि जो शहर है, शहर वालों के लिए यहाँ पर जो जैसे गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका जो आपका दिया है वो आपका सी वाला हो जाएगा 11वीं में। ठीक है, 11वीं में ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 74वां वाला था गांव से संबंधित, है ना, गांव से संबंधित था, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं शहर से थी और 12वीं कहां से, तो आपके गांव से। तो इस प्रकार से 74 का जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा डी, 12वीं हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची किससे है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। चलिए इसका ऑप्शन आपको कौन सा बनेगा, तो 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पदाधिकारी का वेतन है, वेतन संबंधी जो आपको दिया गया है वो दूसरी अनुसूची में दिया है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यों के बारे में, संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा प्रथम अनुसूची में है। किस में है, प्रथम अनुसूची में है, ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक मानक परीक्षक आदि के वेतन संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस अनुसूची में है। इसको नोट करिएगा, जितने भी पदाधिकारी हैं सिर्फ इन्हीं के कह सकते हैं कि वेतन संबंधी के बारे में है, लेकिन एक्स्ट्रा और कोई भी हो जाता है तो उसको मत लगाइएगा। जितने यहाँ पर दिए हैं इन्हीं के वेतन के बारे में सिर्फ दिया गया है, एक्स्ट्रा मत लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय अनुसूची हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए राम राम भाई। और चीज भी अगर आपको नींद आ रही है चीज तो आप थके भी होंगे, है ना, तो सो जाइएगा। चलिए कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, ये जो दिया जाता है, ये देखो स्ट्रैटेजी क्या गया है। ठीक है ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यहां पर जवाब दीजिए, फर्स्ट का जवाब दीजिए। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए भाई, तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये हिंदी साहित्य में, देखो साहित्य के लिए है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, ये जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, कह रहे हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, फिर दिया है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन आदि को प्रोत्साहन के लिए। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। मतलब पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि है, ये राशि जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है। एपीटी एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा गया है, यहाँ पर चैप्टर भी दिया गया है पुरस्कार, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, है ना, इससे अच्छा है अभी रो लो, है ना, अभी पढ़ लो। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है, तो आपका 3 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। देखो पहले 7 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब भैया 7 लाख नहीं है, अब आपकी 7 लाख नहीं है, 11 लाख है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जा रहा है ये कब से प्रदान किया जा रहा है। चलिए इसका जवाब देना है, याद रखिएगा 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा,
आपका हो जाएगा सी, आपकी 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट, जिसका भी सी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, यह आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? चलिए देखो, ज्ञानपीठ पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम विजेता जो रहे हैं वो आपके कौन? तो यहाँ पर याद रखिए, मलयालम में कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, जो कि यहाँ पर नीचे दूसरे का आंसर आपको दिया भी गया है ना। तो प्रथम विजेता थे वो मलयालम साहित्य के थे, जो कि आपके जी शंकर कुरूप थे। तो इसका 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जो साहित्यकार थे कौन? जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? देखो, आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक पूछा है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि हिंदी के लिए है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, इनका जवाब देना है। तो इनका जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। याद रखिए, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, महादेवी वर्मा थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा 9 का ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अगर वो हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो इसके लिए एक पुरस्कार होता है, और ये पुरस्कार कौन सा है? तो आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत में साहित्य के लिए श्रेष्ठ हो गया है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार होता है 11 नंबर में? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर अब याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आशा पूर्णा थी। कौन थी? आशा पूर्णा थी। 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपकी आशा पूर्णा देवी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल जो आपकी भाषाएं हैं, इनमें से 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, इसके बाद देना शुरू कर दिया गया था। ये आपकी कौन सी है? यहाँ पर याद रखिए, सिंधी भाषा, क्योंकि बाद में जोड़ी गई है इस कारण से। तो सिंधी भाषा के लिए 2011 के पहले पुरस्कार नहीं देते थे, अब देने लगे हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि डॉक्टर रावरी भरद्वाज को किस भाषा में उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? देखो क्या है, डॉक्टर रावरी भरद्वाज। तो भैया जब बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, देखो डॉक्टर रावरी भरद्वाज हैं और इन्हें उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया गया था तेलुगु के लिए। ठीक है, तेलुगु के लिए है, इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा भी, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? देखो दिया गया है सरस्वती सम्मान, अभी हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर दिया है सरस्वती सम्मान, और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए? यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, आपके साहित्य के लिए ये भी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। कौन थे भाई? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हमने पूरी तरीके से वीडियो भी बनाया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं, जिसमें से हमने हिंदी साहित्य के बारे में जितने भी पुरस्कार हैं सब कुछ पढ़ा दिया है। थ्योरी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? किसके द्वारा? तो आपके के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कब की गई थी? 1992 में। और ये जो आपका है कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में यहाँ पर सम्मान स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो तानसेन सम्मान किस राज्य? तो तानसेन कहां से थे? ग्वालियर की बात करते हैं तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश की बोलेंगे तो ऑप्शन आपका बी दिखा गया है कि मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं?
देखो यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी सहित, है ना, कितनी भारतीय भाषाओं में है, तो 19 का जवाब देना है। 19 का जवाब सही कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, आपकी 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है ये किस क्षेत्र के लिए, चलिए 20 का जवाब दीजिएगा। 20 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ये पत्रकारिता के लिए, ठीक है, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से यहाँ पर सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है तो आपको जवाब देना है सही कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए तो देखो अभी आपने पढ़ा कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में होता है, बुर्लाक पुरस्कार कृषि के लिए, पुलित्जर पुरस्कार दिया है जो कि आपके पत्रकारिता के लिए होता है, पत्रकारिता के लिए होता है, ना कि धर्म की प्रगति के लिए, ठीक है, तो इसका ये डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ याद रखिएगा 22 भाषाएं तो आपकी हैं ही, लेकिन 2 भाषाएं और भी आपकी जोड़ी गई हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो वो जो आपकी है 24 भाषाओं के लिए अब पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आपकी हो गई हैं, पहले 22 थी ही, 2 आपकी एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो उसके लिए साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में हो गई, ठीक है। चलिए बोडो और आपकी नेपाली। चलिए अगला दिया है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो देखो आपको दिया गया है कह रहा आपसे पुलित्जर पुरस्कार, उसमें ऑप्शन दिया है के लिए यहाँ पर है ना, इसमें ऑप्शन कितने दिए गए थे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे 22, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, 2 प्लस आपकी हो चुकी है ना, तो आपकी 24 हो गई है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है कह रहा है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर दिया है, तो पुलित्जर आपने पढ़ा कि आपके साहित्य और आपके पत्रकारिता के लिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है ये किसके लिए है, तो आपके साहित्य के लिए, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। जो लोग उपन्यास यहाँ पर लिखते हैं तो उपन्यास के लिए यहाँ पर दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, तो आपका हो जाएगा बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। बुकर पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला है, तो देखिए सलमान रुश्दी को मिला है, BS नयपाल को मिला है, अरुंधति राय को मिला है, लेकिन यहाँ पर विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया है अभी तक, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखों पर विचार किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मैन बुकर पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा ये जो आपके पुरस्कार देते हैं कह रहा है अंग्रेजी के सभी लेखक नहीं, यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से जो सभी लेखक हैं अंग्रेजी के, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के जो लेखक हैं उनको दिया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए है, 27 का जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा साहित्य के लिए। और अगला है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, और ये प्रारंभ किया गया यहाँ पर किस राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो आपको है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से कल आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। आज यहाँ पर आपकी पॉलिटी भी कठिन थी, क्यों, क्योंकि भाग थे और आपके यहाँ पर कह सकते हैं अनुसूचियां जो आप हमेशा नहीं पढ़ते हैं, वही कारण वो आपको टफ लगे होंगे। यहाँ पर हिंदी साहित्य का आज वीडियो देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हमने जेल वार्डन में हमने पढ़ाया था हिंदी साहित्य के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आपके थे वो हमने यहाँ पर वीडियो बिल्कुल बेसिक बना